नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का 13वां पाठ अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम अपशिष्ट क्या होते हैं को समझेंगे और इन अपशिष्ट का प्रबंधन, इन्हें किस प्रकार इकट्ठा किया जाता है और इनका निस्तारण, इनको किस प्रकार से हटाया जाएगा, इसके बारे में भी जानेंगे। अपशिष्ट क्या होते हैं? किसी प्रक्रम में प्रयोग के पश्चात शेष बचे हुए अनुपयोगी पदार्थ को अपशिष्ट कहते हैं। प्रक्रम का यहाँ पर अर्थ है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वो कुछ चरणों में पूरा होता है। उन चरणों को प्रक्रम कहा जाता है। जैसे हमें गेहूँ पिसाना है तो हमें गेहूँ को सफाई करना पड़ेगा और उस सफाई के दौरान गेहूँ में कंकड़, छोटे पत्थर, डंठल और इसी प्रकार के अन्य अनुपयोगी पदार्थ मिलेंगे जिन्हें हम गेहूँ में से हटा देंगे। और वो अनुपयोगी पदार्थ हैं इसलिए उनको हम फेंक भी देते हैं। ये पदार्थ अपशिष्ट कहलाते हैं। शाब्दिक शब्द में अगर देखा जाए तो अपशिष्ट अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ या सामग्री के लिए प्रयुक्त होता है और इस प्रकार की अनुपयोगी सामग्री को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। अपशिष्ट के प्रकार: ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट। ठोस अपशिष्ट के तहत घरों, कारखानों, अस्पतालों या कृषि फार्म से निकलने वाला अपशिष्ट शामिल किया जाता है, जैसे कागज़ है, रबड़ है, प्लास्टिक, कांच, धातुएं, भूसा आदि। सेकंड है तरल अपशिष्ट। अपशिष्ट जल संयंत्रों, फैक्ट्रियों, घरों आदि से निकलने वाला कोई भी द्रव आधारित अपशिष्ट को तरल अपशिष्ट में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे वाहित मल, फैक्ट्री से निकलने वाला रसायन मिला हुआ जल। इसी प्रकार तीसरा जो है गैस अपशिष्ट है। हानिकारक प्रदूषणकारी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। इसी प्रकार फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये सब गैसीय अपशिष्ट में आता है। अपशिष्ट को अपघटनीय क्रियाओं के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अपघटनीय क्रियाओं से यहाँ पर अर्थ है कि जटिल यौगिकों को तोड़कर सरल यौगिक बना दिए जाते हैं। तो किसी भी जटिल यौगिक को तोड़ना अपघटनीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो इसके आधार पर अपशिष्ट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कोई भी कार्बनिक द्रव्य पदार्थ जिसे मिट्टी के सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में अपघटित किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे घरों का जो कचरा है, गीला कचरा, सब्जी, फल के छिलके,
कृषि अपशिष्ट है या जैव चिकित्सीय अपशिष्ट है, रुई, मांस के टुकड़े, रक्त, इनको जब फेंक दिया जाता है तो कुछ समय बाद ये सड़ने गलने लगते हैं। इनके सड़ने गलने का कारण भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीव हैं। ये सूक्ष्म जीव सफाई का कार्य करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि जटिल यौगिक, जो कार्बनिक यौगिक हैं जिनका ये पदार्थ बने हुए हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में बदल देते हैं। जब भी हम इस प्रकार के कचरों के पास से गुजरते हैं तो हमें एक बदबू महसूस होती है, वो मीथेन गैस की होती है। अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ को सूक्ष्म जीव कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में बदल नहीं पाते हैं। जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये हज़ारों साल तक पड़ी रहेंगी और इसको भूमि के सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर पाते हैं, और तभी ये पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहे हैं। ये अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। अपशिष्ट के प्रमुख प्रकार, जिसके अंतर्गत पहला प्रकार है घरेलू अपशिष्ट। घरों में प्रतिदिन सफाई के पश्चात गंदगी निकलती है, जिसमें धूल मिट्टी के अतिरिक्त कागज़, गत्ता, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी के टुकड़े, धातु के टुकड़े, सब्जियों और फलों के छिलके, सड़े गले पदार्थ, सूखे फूल, पत्तियां आदि सम्मिलित होते हैं। और कभी कभी जब हमारे परिवार या पड़ोसी में कोई समारोह या पार्टी होती है तो ये इस प्रकार के जो घरेलू अपशिष्ट की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ये सभी पदार्थ को हम घरों से बाहर सड़क या निर्धारित स्थान पर डाल देते हैं। वहाँ इनके सड़ने से अनेक जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो न केवल प्रदूषण बल्कि अनेक रोगों के कारण भी बनते हैं। नगर पालिका अपशिष्ट से अर्थ नगर में इकट्ठा किया गया संपूर्ण कूड़ा करकट एवं गंदगी से है। इसमें घरेलू अपशिष्ट के अतिरिक्त मलमूत्र, विभिन्न संस्थानों, बाजारों, सड़कों से इकट्ठा की गई गंदगी, मृत जानवरों के अवशेष, मकानों के तोड़ने से निकलने वाला मलबा, वर्कशॉप आदि से फेंके गए पदार्थ सम्मिलित होते हैं। वास्तव में ये कस्बे की संपूर्ण गंदगी है, जो अलग अलग स्थानों से आकर इकट्ठी हुई है। इसकी मात्रा नगर की जनसंख्या और नगर के विस्तार पर निर्भर करती है। नगर की जनसंख्या और विस्तार जितना अधिक होगा, इस प्रकार के नगर पालिका अपशिष्ट की मात्रा उतनी ही बढ़ जाती है। औद्योगिक एवं खनन अपशिष्ट। उद्योगों से बड़ी मात्रा में कचरा एवं उपयोग में लाए गए पदार्थों के अपशिष्ट बाहर फेंके जाते हैं। इसमें धातु के टुकड़े, रासायनिक पदार्थ, अनेक विषैले ज्वलनशील पदार्थ, तेलीय पदार्थ, अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ, जैव अपघटनशील पदार्थ, राख आदि सम्मिलित होते हैं। ये सब उद्योग और खनन से निकलते हैं, और खनन से निकलने वाली, उड़ने वाली धूल, ये सभी पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। इस तालिका के अंतर्गत औद्योगिक अपशिष्ट के बारे में बताया गया है कि किस किस उद्योग से कौन कौन से अपशिष्ट निकलते हैं। कृषि अपशिष्ट। कृषि के उपरांत उसका बचा भूसा, घास फूस
पत्तियाँ, डंठल आदि एक स्थान पर इकट्ठा किए जाते हैं या फैला दिए जाते हैं और पानी जब इनमें गिरने लगता है तो ये सड़ने लगते हैं और जैविक क्रिया होने पर प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। चिकित्सा अपशिष्ट किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जिसमें संक्रमण सामग्री या ऐसी सामग्री जो संभावित संक्रमण कर सकती है वो शामिल होते हैं। चिकित्सा के कार्यालयों, अस्पतालों, दंत चिकित्सा पद्धतियों, प्रयोगशालाओं, लैब्स, चिकित्सा अनुसंधान सुविधाओं, पशु चिकित्सा क्लिनिकों जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं से उत्पन्न अपशिष्ट शामिल हैं। इसके अंतर्गत रुई है, पट्टी है, प्लास्टर है, ग्लूकोज की बोतल है, एक्सपायरी दवाइयाँ जिनकी म्याद पूरी हो गई है, जो पुरानी हो चुकी हैं, रैपर्स, एक्सरे प्लेटें आदि। ये कचरा संक्रमण कर सकता है। HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, टिटनस जैसी बीमारियों का वाहक होता है। इस कचरे को खुले में फेंकना कानूनन अपराध है। छठा है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। खराब और पुराना टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, CD, फ्लॉपी डिस्क जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल है। वर्तमान में इसे जलाकर नष्ट किया जा रहा है जिससे डायोक्सिन और फ्यूरॉन जैसे रसायन निकलते हैं जो पर्यावरण और सेहत के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। तालिका 2 में भारत के नगरों में राख मिश्रित पदार्थ और कार्बन के रूप में लगभग 90% कूड़ा करकट होता है, जबकि विकसित देश अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में इसकी प्रकृति भिन्न होती है। अमेरिका में 42% कागज़ और गत्ते की वस्तुएं निकलती हैं, 24% धातु पदार्थ निकलते हैं और 12% अपशिष्ट खाद्य पदार्थ होते हैं, जबकि हमारे में ये कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा हैं। मानव पर इन अपशिष्ट का दुष्प्रभाव। अपशिष्ट पदार्थ को एकत्रित होने पर प्रभाव पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर अत्यधिक हानिकारक होता है। ये अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण अपकर्षण में अत्यधिक वृद्धि करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इससे भू प्रदूषण के अतिरिक्त जल और वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। ये तीनों तरह का प्रदूषण कर सकते हैं: भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। दूसरा है कूड़ा करकट के सड़ने गलने से अनेक प्रकार की गैसें और दुर्गंध निकलने से क्षेत्रीय वातावरण दूषित हो जाता है। मैंने बोला था दुर्गंध निकलती है जब ये पदार्थ सड़ते हैं, मीथेन गैस बनती है। यदि इन रसायनों की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये और भी हानिकारक हो जाते हैं। तीसरा, अपशिष्ट पदार्थ जिनमें मल, जल एवं डिटर्जेंट मिश्रित होते हैं, जब नालियों में बहकर जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं तो जल प्रदूषण के अतिरिक्त अनेक रोगों के कारण बन जाते हैं। इनके कारण जो मल है उनसे अनेक बीमारियां, टीबी, मलेरिया, हैजा, मोतीझरा, पेचिस, पीलिया, आंत्रशोथ, आँख संबंधी रोग आदि हो सकते हैं। चौथा, रसायन मिश्रित एवं जल जो फैक्ट्रियाँ विभिन्न प्रकार के पदार्थ का निर्माण करती हैं तो उनमें कुछ रसायन बन जाते हैं, उन रसायनों को जल में मिलाकर छोड़ दिया जाता है या अन्य गंदगी रिसाव द्वारा भूमिगत जल में पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देती है। अपशिष्ट पदार्थों को समुद्र में डालकर
सामुद्रिक पारिस्थितिकीय तंत्र में भी असंतुलन आ जाता है। कई बार होता है कि समुद्र के अंदर जो बड़े बड़े जहाज पेट्रोलियम पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, उनमें रिसाव होने से वो पेट्रोलियम पदार्थ जल के ऊपर फैल जाता है और उससे जलीय जीवों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। मल जल द्वारा लगातार सिंचाई करने से मृदा के छिद्र अवरुद्ध हो जाते हैं और उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, जो भूमि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट भूमि की उर्वरा शक्ति पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। नगरों में जहां अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे किए जाते हैं, वहां सामान्यतः गंदी बस्तियों का विस्तार हो जाता है। यहाँ रहने वाले लोग नरकीय जीवन व्यतीत करते हैं। ये बस्तियां हमारे नगरीय विकास के लिए कलंक हो जाती हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और अनेक राज्यों की राजधानी में इस प्रकार की गंदी बस्तियों का विस्तार हो रहा है। साथ ही नगरपालिकाओं के सीमित संसाधनों और उदासीनता के कारण आज सभी नगरों में अपशिष्ट पदार्थों के फैलाव रिहायशी क्षेत्रों में भी हो रहा है, जो चिंता का विषय है। अपशिष्ट प्रबंधन से तात्पर्य उस संपूर्ण श्रृंखला से है, उस पूरी एक चेन से है जिसके अंतर्गत अपशिष्ट के निर्माण से लेकर उसके संग्रहण, उसको इकट्ठा करना, परिवहन, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना के साथ प्रसंस्करण का मतलब उसको किसी तरह से दूसरे पदार्थ में बदल देना या उसके पुनः उपयोग के पदार्थ में बदल देना और उसका निस्तारण, उसको वहाँ से हटा देना तक संपूर्ण प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। तो अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो ये सब बातें संग्रहण करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसे उस स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएंगे जहाँ पर उसका क्या करा जाएगा, प्रसंस्करण किया जाएगा। उसको दोबारा उसका अगर निर्माण हो सकता है तो निर्माण किया जाएगा या उसको कोई नए पदार्थ में बदला जाएगा और निस्तारण मतलब वो जो अपशिष्ट बना हुआ था उसको हटाने की, पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। ये संपूर्ण प्रक्रिया अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत आती है। वर्तमान की आवश्यकता और विकास को देखते हुए इन सब के उपयोग को रोका नहीं जा सकता है कि अपशिष्ट नहीं बने, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारी आवश्यकता है और देश की आवश्यकता है। देश को विकास करना है और विकास करने में हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपशिष्ट का बनना रोक दें, फैक्ट्रियां रुक जाएंगी, घरों में कारें रुक जाएंगी, ऐसा संभव नहीं है। परंतु इन अपशिष्टों का प्रबंधन जरूर किया जा सकता है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु यह करना होगा कि विकास को उचित दिशा देकर अपशिष्ट रहित विकास की कल्पना को मूर्त रूप दिया जाना चाहिए। अपशिष्ट रहित विकास हो लेकिन अपशिष्ट ना बने, इसका तात्पर्य यह है कि विकास के साथ साथ जो अपशिष्ट बन रहा है उसका निस्तारण भी हाथों हाथ होता चले, ताकि देश में अपशिष्ट से छुटकारा मिल जाए और विकास की ओर देश अग्रसर हो जाए। अपशिष्ट प्रबंधन के कुछ तरीके बताए हैं, जिसमें पहला तरीका है भूमि भराव। इस विधि में ठोस अपशिष्ट को गैर उपयोग की जो खानों को अब उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, या खनन रिक्तियाँ जो खान पहले खुदाई में काम आ रही थी अब छोड़ दी गई हैं, उनमें खुदाई हो चुकी है, ऐसी खानें वह गड्ढों में भरा जाता है। मतलब जो खानों का उपयोग नहीं हो रहा है वहाँ पर खाली स्थान होंगे, गड्ढे होंगे बड़े बड़े, उन गड्ढों में हम इन अपशिष्ट को, जो अपशिष्ट सड़ गल के नष्ट नहीं हो सकते, उनको वहाँ पर डाल दिया जाए और अपशिष्ट के ढेर को मिट्टी से ढक दिया जाए। यह अपशिष्ट
निपटान का साफ और सस्ता तरीका है। दूसरा आता है भस्मीकरण। इस विधि में ठोस, तरल व गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को दहन किया जाता है, यानी जलाया जाता है, जिससे अपशिष्ट ताप, गैस, भाप और राख में बदल जाता है। अब अपशिष्ट क्या होगा? ताप में बदल जाएगा, गर्मी दे देगा, या कोई गैस दे देगा, या उससे जल की भाप बन जाएगी, या उसको राख में बदल दिया जाएगा। तो यह जैविक चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की व्यवहारिक विधि है, और जापान में ये विधि काम में ली जाती है क्योंकि वहाँ पर उनके पास भूमि कम है, वहाँ पर भूमि भराव नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो क्या करते हैं? भस्मीकरण, यानी उसको जलाकर भस्म बना देना। भस्म को ही राख कहते हैं। इस विधि में गैसीय प्रदूषक निकलते हैं, जो एक विवादास्पद विधि बना देते हैं इसको। पुनर्चक्रण, अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी वस्तुएं या संसाधनों का निकालना। पुनर्चक्रण में दो बातें आती हैं। एक तो पुनर्चक्रण की हम क्या करें कि अपशिष्ट पदार्थ से वापस वही पदार्थ प्राप्त कर लें। जैसे कागज़ है, प्लास्टिक है, इस कागज़ और प्लास्टिक से हम पुनः कागज़ और प्लास्टिक और पॉलीथीन बना सकते हैं। तो ये हो गया पुनर्चक्रण। और एक होता है पुनर्नवीकरण। इसके अंतर्गत ये भी पुनर्चक्रण में आता है, लेकिन इसके अंतर्गत जैसे हमने जैविक पदार्थ हैं उनसे क्या कर देंगे, उनको सड़ा गलाकर उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, और मिट्टी गड्ढों को खोदकर जो जैविक कचरा है उसको डाल देंगे, उसमें उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, और उसमें कुछ ऐसे यंत्र लगा देंगे जिससे उसमें बनने वाली जो गैस है उसको पाइपों द्वारा निकाल लिया जाएगा। उन गैसों का उपयोग अपन ईंधन के रूप में ले लेंगे, और जो बाद में सड़ने गलने के बाद जो शेष बचेगा उसे जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। तो ये पुनर्चक्रण और पुनः नवीकरण के अंतर्गत आता है। धात्विक अपशिष्ट, प्लास्टिक, कागज़ को आसानी से पुनर्चक्रण किया जा सकता है। प्राकृतिक जैविक अपशिष्ट जैसे वनस्पतिक अपशिष्ट, कागज, बचा हुआ भोजन आदि का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद बनाने में किया जा सकता है। और चौथा है रासायनिक क्रिया। कई अपशिष्ट पदार्थों को रासायनिक क्रियाओं द्वारा नष्ट किया जा सकता है या उनको पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। एक इसके अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत शिवरामन समिति की रिपोर्ट आती है, जिसने 1975 में भारत सरकार को कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें पहला सुझाव था बड़े बड़े कूड़ेदानों की स्थापना करना, जो वर्तमान में अभी हमारी भारत सरकार ने किया है। दूसरा, मानव द्वारा अपशिष्ट मल मूत्रों का निकासन की उचित व्यवस्था करना, यानी सीवरेज लाइन बनाना जो शहरों में बन रही है। तीसरा है नगरों में कूड़ा कचरा उठाने की समुचित व्यवस्था। ये भी आजकल आपको देखने को मिल रही है। ये अभी हाल के वर्षों में शुरू हुई है कि घर घर टेम्पो आता है और कूड़ा करकट इकट्ठा करके ले जाता है। चौथा, कूड़े के ढेरों को जलाकर भस्म करना, इस पर अभी काम चल रहा है। अपशिष्ट पदार्थों की समस्या के नियंत्रण तथा प्रबंधन हेतु निम्न कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करना। अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट कर उनके कुप्रभाव को से पर्यावरण और मानव को बचाया जा सकता है। उन्हें नष्ट करने का एक सहज विधि है भस्मीकरण, जिससे इसकी मात्रा 60 से 80% कम की जा सकती है। जैसा मैंने बताया कि प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इसको लंबे समय तक भूमि में पड़े रहते हैं और नष्ट नहीं होते हैं, तो इनको भस्मीकरण द्वारा इनको हटाया जा सकता है। इसके लिए दहन भट्टियाँ, बड़ी बड़ी दहन प्लांट का निर्माण किया जाता है, और इस क्रिया में वायु प्रदूषण ना फैले इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी प्लास्टिक और पॉलीथीन को जलाया जाएगा
तो कुछ प्रदूषक और हानिकारक विषैली गैसें निकलती हैं। इसके साथ रासायनिक क्रियाओं का भी हम प्रयोग करके अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट कर सकते हैं या उन्हें पुनर्उपयोगी बनाया जा सकता है। गहरे महासागरों में अपशिष्ट को निस्तारण किया जाता था, लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हम गहरे महासागर में इन अपशिष्ट को डाल रहे हैं तो आने वाले समय में ये कहीं सागरीय पर्यावरण प्रदूषण का कारण न बन जाए। दूसरा है अपशिष्ट पदार्थों से कंपोस्ट खाद बनाना। नगरीय अपशिष्टों को भूमि में दबाकर सड़ा गलाकर उत्तम उर्वरक बनाया जा सकता है, जो विशेषकर सब्जियों के उत्पादन में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। दारण, इसके अंतर्गत हड्डियों, वसा, पंख, रक्त आदि पशु अवशेषों को पकाकर चर्बी यानी वसा, घी कह सकते हो, प्राप्त किया जा सकता है, जिसका प्रयोग साबुन बनाने में किया जा सकता है और इसके प्रोटीन वाला अंश पशु चारा में उपयोगी होता है। विद्युत उत्पादन, अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इस दिशा में समुचित ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार इसमें मिश्रित कार्बनिक पदार्थों को विशेष प्रक्रिया से गर्म करके मीथेन गैस प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कूड़े करकट को अत्यधिक दबाव से ठोस ईंटें बनाई जा सकती हैं, जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं जो नष्ट नहीं होते हैं, उन पर क्या है, अत्यधिक दबाव डालेंगे तो वो दबकर ईंटों की तरह हो जाएगी। उनको काट कर ईंटें बना सकते हैं और उसको भवन निर्माण में काम में लिया जा सकता है। इसी प्रकार टाटा स्टील ने कई शहरों में इसी प्लास्टिक और पॉलीथीन से सड़कों का निर्माण किया है। नगरों में मल जल निकासी हेतु उचित सीवरेज प्रणाली का विकास किया जाए। फिर इस सीवरेज जो वाहित मल है उसका ट्रीटमेंट करके उस जल को सिंचाई में काम में लिया जा सकता है। नगरीय जलमल को नगर से दूर गर्त में डाला जाए और वहाँ शुद्धिकरण करके, ट्रीटमेंट का अर्थ है शुद्धिकरण किया जाए, उसके पश्चात इसको सिंचाई में उपयोग लिया जाना चाहिए। आठवां, उद्योगों को अपशिष्ट निस्तारण हेतु कानूनी रूप से बाध्य किया जाना चाहिए कि अगर वहाँ के उनके उद्योग में कोई अपशिष्ट बन रहा है तो उसका निस्तारण उन्हीं को करना है। वो उस अपशिष्ट को खुला नहीं छोड़ेंगे या जल द्वारा उनको नहीं बहाएंगे। नवा, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण कर रद्दी कागज से कागज, लोहे के कतरनों से स्टील, एल्युमिनियम के टुकड़ों से पुनः एल्युमिनियम, व्यर्थ प्लास्टिक से प्लास्टिक बनाने आदि की समुचित व्यवस्था होना और इस प्रकार के उद्योगों को जो वर्तमान में कार्यरत हैं और विकसित करने की आवश्यकता है। 10वां, सरकारी और गैर सरकारी स्तर पे अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण एवं उसके उपयोग के संबंध में निरंतर शोध की आवश्यकता है कि हम इस प्रकार के जो अपशिष्ट हैं उनका निस्तारण कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सरकार और गैर सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है। यही नहीं, अपितु विकसित देशों में विकासशील देशों को भी सभी तकनीकें दें। जो भी विकसित देश है जहाँ पर इस प्रकार के शोध हो गए हैं, वो विकासशील देश, जो हमारा देश विकासशील देश है, उसको इस प्रकार की तकनीकें दें ताकि वह देश भी अपने यहाँ अपशिष्टों का निस्तारण कर सकें और पर्यावरण सुरक्षा में सहायक हो सकें। अपशिष्ट पदार्थों की बढ़ती समस्या और पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रत्येक क्षेत्र, यहाँ तक कि प्रत्येक नगर हेतु एक दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक शहर में एक प्लान तैयार किया, योजना तैयार की जानी चाहिए कि जो हमारा अपशिष्ट है उसको हम किस प्रकार से हटाएंगे। उपरोक्त प्रबंधन संबंधी उपायों के अतिरिक्त सर्वाधिक आवश्यकता है
सामान्य नागरिकों का व्यवहार में सुधार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि हम में से प्रत्येक अपने घर के अपशिष्ट पदार्थ को स्वयं या दूसरों के घर या नालियों में फेंकना बंद कर दें और उनको उचित स्थान पर इकट्ठा करके जो नगर पालिका की टेम्पू आता है उसमें डालें, तो हम इस समस्या को कम कर सकते हैं। यानी नागरिकों में जन चेतना लानी चाहिए। काफ़ी जन चेतना आ चुकी है और अभी गांव में इस प्रकार की चेतना का अभाव है। अगर गांव में भी आ जाएगी तो हम इस अपशिष्ट को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। इसी प्रकार नगर पालिकाओं को भी अपनी उदासीनता त्यागनी होगी और सफाई कर्मचारी के कार्यों में कुशलता और कर्तव्यपरायणता लानी होगी। नगर पालिका जो उदासीन है अपशिष्ट प्रबंधन में, उनको इसे दूर करना होगा। उन्हें अपने सफाई कर्मचारियों को निर्देश देने होंगे कि वो अपनी कार्यों को कुशलता से करें। अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरण प्रदूषित न हो और हमारा स्वास्थ्य इस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न हो, इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हम सबको मिलकर इस अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग करना होगा, क्योंकि पर्यावरण कोई एक व्यक्ति की विरासत नहीं है, ये हम सब की विरासत है जिसे हमें सुरक्षित रखना होगा। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।